The difference between school and life. In a school, you are taught a lesson and then given a test. In life, you are given a test that teaches you a lesson. It starts with the great name of Almighty Allah, who is the most Rahman Rahim. Assalamu alaikum to all viewers. This is Abdul Muiz from Chemical Engineering Department Batch 2019. The topic I have chosen today is the vapor compression and the vapor absorption cycle from Chemical Engineering Thermodynamics. Their introduction, their applications, their working principles and how they differ from each other. All the things will be discussed in this video. So as you hear the topic, vapor compression cycle. In simple words, vapor compression cycle is the most commonly used method for cooling purposes. G. तो वेपर कंप्रेशन थर्मोडायनेमिक की एक ऐसी साइकिल है जो कूलिंग पर्पसेस के अंदर इस्तेमाल होती है। अब कूलिंग पर्पसेस या तो एयर कंडीशनिंग हो या रेफ्रिजरेशन हो, ये दो टाइप्स हमारे पास कूलिंग पर्पसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है हमारे पास जिसके जरिए हम हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी रूम को या किसी भी बॉक्स को जो लाई करता हो रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर। ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है। अगर आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद हो तो उसके अंदर हमने ये स्टडी किया था कि हीट जो होती है वो कभी भी स्पॉन्टेनियसली ट्रांसफर नहीं करती कोल्ड से हॉट रिजर्वायर के अंदर। लेकिन हम बात कर रहे हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल की। तो वेपर कंप्रेशन साइकिल बैकवर्ड मूव करती है हीट इंजन्स की बेस के ऊपर। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द हीट इंजन्स हम कोल्ड रिजर्वायर से भी हॉट रिजर्वायर के अंदर हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इस साइकिल के अंदर हमारे पास वर्किंग फ्लूइड इस्तेमाल हुआ है जिसको हम आम जबान में रेफ्रिजरेंट बोल सकते हैं। अब वो रेफ्रिजरेंट सिस्टम के अंदर दाखिल होकर उसकी स्टेट को चेंज कर देगा, या तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेगा या गैस से लिक्विड में चेंज करेगा। अब यहाँ कंफ्यूजन आती है कि कौन सा रेफ्रिजरेंट, कौन सा वर्किंग फ्लूइड हमारे पास इस्तेमाल होता है। तो कॉमनली वाटर, अमोनिया या क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे पास कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। आइए इसी कंप्रेशन साइकिल को डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। तो ये डायग्राम आपको मेरे पीछे नजर आ रही होगी जो कि कंप्रेशन साइकिल की डायग्राम है। सो बेसिकली दिस साइकिल कंप्राइजेस ऑफ 4 कैटेगरीज, 4 प्रोसेसेस। फर्स्ट वन एवापोरेशन, सेकंड वन कंप्रेशन, देन कंडेंसेशन एंड फाइनली एक्सपेंशन। तो बारी बारी इन सारे प्रोसेसेस को हम देखते हैं और समझते हैं। जी, तो सबसे पहला प्रोसेस है हमारे पास एवापोरेशन का। इस स्टेज के अंदर जो हमारे पास हमारा वर्किंग फ्लूइड है वो इंटर होगा एवापोरेशन के अंदर। उसकी स्टेट होगी लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर और वो कनेक्टेड होगा कोल्ड रिजर्वायर से। चूंकि ये पूरा हीट ट्रांसफर का टॉपिक है, इसके अंदर कोल्ड रिजर्वायर भी इस्तेमाल होगा और आगे चलकर हॉट रिजर्वायर भी इस्तेमाल होगा। उसके बाद इसका जो लो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखेगा हमारे फ्लूइड को और उसी लो टेम्परेचर के ऊपर वो उसको एवापोरेट भी करेगा। उसके बाद हमारा जो वर्किंग फ्लूइड है वो मूव करेगा टुवर्ड कंप्रेसर। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास कंप्रेशन प्रोसेस। इस स्टेज के अंदर जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है वो इंटर होगा कंप्रेसर के अंदर अंडर लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अब यहाँ कंप्रेशन प्रोसेस के अंदर जो कंप्रेसर है वो कंप्रेस कर देगा हमारे फ्लूइड को और उसके फेज को चेंज कर देगा। यानी कि पहले वो था लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, अब उसकी स्टेट चेंज होगी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। उसकी स्टेट चेंज होने के बाद जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है वो मूव करेगा टुवर्ड्स कंडेंसेशन। जी, तो उसके बाद है हमारे पास कंडेंसेशन प्रोसेस। इस स्टेज के अंदर जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है, ये हमारा रेफ्रिजरेंट है, वो इंटर होगा कंडेंसेशन के अंदर। कंडेंसेशन के अंदर अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अब कंडेंसर जो है वो कनेक्टेड होगा कोल्ड रिजर्वायर के साथ, तो हीट इसमें इंटर होगी और हम यहाँ एक्सटर्नल वर्क भी प्रोवाइड करेंगे। सो एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड करने के बाद हमारा जो वर्किंग फ्लूइड है वो अपनी स्टेट को चेंज कर देगा क्योंकि उसकी हीट रिलीज होगी। तो यहां पर स्टेट चेंज होगी। अब स्टेट बनेगी अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, क्योंकि एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड करने की वजह से, कोल्ड रिजर्वायर की वजह से उसकी तमाम हीट रिलीज हो चुकी है। अब हमारे पास जो हमारा फ्लूइड है
वो आ चुका है अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर के बाद। उसके बाद हमारा जो वर्किंग फ्लूइड है ये इंटर होगा एक्सपेंशन वेल्व की तरफ। तो अगला प्रोसेस है हमारे पास एक्सपेंशन का। अब यहां पर हमारे पास एक्सपेंशन वॉल्व इस्तेमाल की गई है। इसमें क्या होगा, हमारा जो वर्किंग फ्लूइड होगा, जो रेफ्रिजरेंट होगा हमारा, वो एक्सपेंशन वॉल्व की तरफ जाएगा। अब एक्सपेंशन, यहां पर एक्सपेंशन का प्रोसेस होगा। एक्सपेंशन प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास हाई प्रेशर है वो कन्वर्ट हो जाएगा लो प्रेशर के अंदर और लो टेम्परेचर के अंदर। जो एक्सपेंशन वॉल्व है वो हमारे प्रेशर को रिड्यूस कर देगा। इसके बाद यही हमारा रेफ्रिजरेंट अंडर लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर के बाद अगेन इवेपोरेशन की तरफ आ जाएगा और ये साइकिल कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी। जी, तो हमने देखा कि वेपर कंप्रेशन साइकिल को डायग्रामेटिकली किस तरह देखते हैं। अब मोस्ट कॉमन थिंग कहाँ यूज होती है? जी, तो वेपर कंप्रेशन साइकिल इज कॉमनली यूज्ड for the variety of cooling purposes such as household refrigerators and freezers, home industrial and commercial air conditioners and automobile air conditioner। Basically ये साइकिल हमारे पास commercially and industrially cooling purposes के लिए इस्तेमाल होती है। हमने देखा होगा अक्सर हमारे रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं, हमारे फ्रीजर्स जो होते हैं, उसके पीछे एक पूरी मशीन होती है। वो मशीन बेसिकली वेपर कंप्रेशन साइकिल कहलाती है। तो गाइस ये था हमारा वेपर कंप्रेशन साइकिल का टॉपिक। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक और थर्मोडायनेमिक साइकिल है। जी हाँ, इसका नाम है वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम फर्दर मूव करेंगे। सो बेसिकली एब्जॉर्प्शन साइकिल जो है हमारे पास, ये भी कूलिंग और हीटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है बाय द हेल्प ऑफ हीट एंड मास एक्सचेंजर्स। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम एब्जॉर्प्शन साइकिल को देखें तो ये एक ऐसी मैकेनिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल है कि जिसमें कंप्रेसर को रिप्लेस किया गया है एब्जॉर्बर से, पंप से एंड जनरेटर से। अब वही सवाल कि कौन सा फ्लूइड इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है? कॉमनली वाटर, अमोनिया एंड लिथियम ब्रोमाइड, ये तीन ऐसे हमारे पास रेफ्रिजरेंट्स हैं जो इस साइकिल के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ वी डिस्कस अबाउट फेजेस, so 3 phases is used in vapor absorption cycle. First one is the evaporation, second one is the absorption, third one is the regeneration। जी, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इसी साइकिल को हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। जी, तो ये डायग्राम आपको मेरे पीछे नजर आ रही होगी। इस साइकिल के अंदर हमारे पास पहले एवापोरेटर आएगा, फिर हमारे पास एब्जॉर्बर आएगा, फिर पंप, फिर जनरेटर, फिर कंडेंसर, देन एक्सपेंशन वाल्व। जी, तो सबसे पहले है हमारे पास एवापोरेटर। इस स्टेज के अंदर जो हमारे पास वर्किंग फ्लूइड या हमारा रेफ्रिजरेंट है वो इंटर होगा एवापोरेटर के अंदर अंडर लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। आफ्टर दैट इट मेक्स कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट के बाद जो हमारे पास रेफ्रिजरेंट है वो मूव करेगा टुवर्ड्स एब्जॉर्बर। उसके बाद है हमारे पास एब्जॉर्बर। अब एब्जॉर्बर एक वेसल टाइप कंटेनर है कि जिसके अंदर वाटर मौजूद है जो कि रिएक्ट करता है एज अ एब्जॉर्बेंट। अब हमारे पास जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है वो अमोनिया है। अब अमोनिया जैसे ही एब्जॉर्बर में इंटर होगा तो जो वाटर है हमारे पास वो रिएक्ट कर लेगा अमोनिया के साथ, क्योंकि ये एब्जॉर्बर है तो वाटर अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेगा और एक सॉल्यूशन हमारे पास तैयार हो जाएगा जो कि मूव करेगा टुवर्ड्स जनरेटर। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, एब्जॉर्बर से जनरेटर तक का जो फासला होगा वहां तक मूव करवाने के लिए हमारे पास एक डिवाइस यूज होगी जिसका नाम है पंप। जी हाँ, मैकेनिकल पंप। एब्जॉर्बर से हमारा फ्लूइड जनरेटर की तरफ मूव करने के लिए पंप का इस्तेमाल करेगा। तो पंप जो है वो उसके प्रेशर को चेंज कर देगा। पहले जो है वो लो प्रेशर था, अब वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा और मूव करेगा टुवर्ड्स जनरेटर। उसके बाद है हमारे पास जनरेटर। इस स्टेज में आकर जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है जो कि अमोनियस सॉल्यूशन है वो मूव करेगा टुवर्ड्स जनरेटर अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। यहां पर आने के बाद जो हमारा अमोनियस सॉल्यूशन है उसको हीट प्रोवाइड की जाएगी बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट। एक्सटर्नल हीट उसको मिलेगी, उसकी हीट रिलीज होगी। उसके बाद हमारे अमोनियस सॉल्यूशन को हीट प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन बचेगा
हीट प्रोवाइड करने के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और उसका फेज आ जाएगा हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। आफ्टर दैट हमारे पास जो वर्किंग फ्लूइड होगा वो मूव करेगा टुवर्ड द कंडेंसर। उसके बाद हमारे पास है कंडेंसर। सेम पर्पस एज वेपर कंप्रेशन साइकिल, कंडेंस द रेफ्रिजरेंट। यहां पर आने के बाद कंडेंसर हमारे वर्किंग फ्लूइड को कंडेंस कर देगा। हमारे पास जो फ्लूइड था वो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के अंदर, चूंकि हमारे पास जो फ्लूइड था वो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वाली फेज में आया था, तो कंडेंसर कंडेंस कर देगा उसके हाई प्रेशर को। नाउ इट्स टाइम टू कंपेयर बोथ साइकिल्स, वेपर कंप्रेशन एंड वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। अगर हम बात करें पहले कंप्रेशन साइकिल की, तो इस साइकिल के अंदर हमारे पास जो कंप्रेसर था वो हमारे फ्लूइड को सक्स कर रहा था और उसकी स्टेट को चेंज करके लो प्रेशर से हाई प्रेशर के अंदर कन्वर्ट कर रहा था। लेकिन इसके बरअक्स एब्जॉर्प्शन साइकिल के अंदर जो सक्शन का प्रोसेस होता है वो कैरी होता है मुख्तलिफ डिवाइसेस के थ्रू, जिसके अंदर पंप, एब्जॉर्बर और जनरेटर शामिल हैं। कंप्रेशन साइकिल के अंदर हम जो एनर्जी इनपुट देते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क देते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू उसको दी जाती है। लेकिन एब्जॉर्प्शन साइकिल के अंदर जो हम एनर्जी इनपुट देते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ हीट हम उसको प्रोवाइड करते हैं। कंप्रेशन साइकिल के अंदर जो मूविंग पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं कंप्रेसर, जो कि स्मूथ वर्क हमें प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन एब्जॉर्प्शन साइकिल के अंदर हमारे पास जो मूविंग पार्ट्स हैं वो हैं पंप, एब्जॉर्बर एंड जनरेटर, जो कि बहुत स्मूथ वर्क हमें प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस, ये था आज का मेरा टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया।